नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न सारे हैं गणित शिक्षक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। देखिए क्या बोला है कि जो प्राथमिक छात्र हैं, प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं, उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। मतलब वो गणित को गणित सीखने में वो असमर्थ रहते हैं, है ना। उसका ज़्यादा कारण क्या है? तो ए, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। बी, प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। सी, ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। डी, शिक्षण विधियाँ उचित नहीं है। तो देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण है, देखिए यहाँ पे दिया है गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। ये इसका क्या है, आंसर है। अब देखिए बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, तो देखिए इसमें लिखा है प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। तो ये क्या है, असमर्थ होते हैं, तो बच्चे असमर्थ नहीं होते हैं। और क्या दिया है, ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। तो ये भी कठिनाई शब्द आया है, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी छात्रों को कठिनाई नहीं होती, ये मूल कारण नहीं है। यहाँ पे दिया है कि अधिक प्रसंभाव्य कारण, तो ज़्यादा संभावित कारण कौन सा है, तो ये कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावित कारण क्या है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। वो जो है संकेतों पर आधारित होती है। वह क्या है कि उसके कारण जो है गणित सीखने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। अब डी में दिया है शिक्षण विधियाँ उचित नहीं है, तो ये भी अधिक संभावित कारण नहीं है। तो क्या आंसर हुआ हमारा आंसर हुआ ए, गणित ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? अब देखिए, ए प्राकृतिक संख्या है, बी पूर्ण संख्या है, सी सम संख्या है, डी विषम संख्या है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक सामान्य संकल्पना कौन है, सामान्य अवधारणा कौन सा है? पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या मतलब जीरो से चालू होकर जो भी संख्या है सारी पूर्ण संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। तो जो सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, शून्य को भी शामिल रहता है। तो इसलिए सबसे अच्छा इसका क्या है, सर्वाधिक सामान्य संकल्पना का आंसर क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र की समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। मतलब कि बच्चा जो है परिधि के बारे में सीख गया है, परिधि को समझ गया है कि नहीं समझा है, उसका शिक्षक कैसे जांच करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। ए, छात्र को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर। बी, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। सी, छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताए कि किसका परिधि अधिक होता है। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए छात्रों को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर बोल रहा है, तो ये जो है सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इससे जो है बच्चा जरूरी नहीं है कि जो आयत का परिधि निकाल ले उसको परिधि की अवधारणा क्लियर हो। हम लोग स्कूलों में देखते हैं कि बच्चा आयत का परिधि तो निकाल लेगा, उसको बता दोगे कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और सूत्र उसको याद है, तो वो जो है परिधि निकाल लेता है, लेकिन उसको जो है परिधि क्या होता है ये पता नहीं होता है। तो ए क्या है, परिधि की संकल्पना के बारे में छात्र की समझ का पता लगाने के लिए ए जो है सही तरीका नहीं है।
अब बी देखिए, बी क्या दिया है, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो देखिए इस विधि से हम बच्चे की परिधि की अवधारणा की समझ को पता लगा सकते हैं, तो ये सही है। अगला देख लेते हैं, छात्रों को पूछना, दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताएं कि किसका परिधि अधिक होता है। तो ये भी एकदम सही नहीं है, इससे जो है परिधि की संकल्पना का पता नहीं चलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, छात्र को धागे का टुकड़ा दे देंगे और किसी भी वस्तु का परिधि निकालने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चा जो है कि उस वस्तु का परिधि निकाल लेता है तो उससे हम लोग क्या समझते हैं कि उसको परिधि की संकल्पना समझ आ गई है। अगला देखते हैं हम लोग, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। देखिए अब छात्र को जो है विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय समतल आकृतियां दे दी गई है और सदिश समान आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया है। तो बच्चा जो है कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगा और उसका सही क्रम क्या होगा। अब देखिए, ए संक्षिप्तीकरण, 2 निगमन, 3 स्पष्टीकरण, 4 विश्लेषण। अब इसको क्रम से जमाना है, तो सही क्रम कौन सा होगा। देखिए बच्चा जो है सबसे पहले क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले करेगा, अगर उसको इस प्रकार से विभिन्न आकृतियाँ दे दी गई है तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसको उन आकृतियों के बारे में पहले वो क्लियर होगा, है ना, स्पष्टीकरण आएगा उसके मन में जो है चलेगा और वो अपने मन में पहले स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, अपने मन में जो भी ज्यामितीय आकृति के बारे में वो क्लियर, मतलब मन में क्लैरिटी लाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो बच्चा जो है उसका जो है विश्लेषण करेगा। दूसरा क्या करेगा, बच्चा विश्लेषण करेगा कि कौन सी अलग आकृति है, कौन सी अलग आकृति है। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उसको संक्षिप्तीकरण करेगा, अलग अलग एक प्रकार से जमाने का कोशिश करेगा। उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, बच्चा जो है निगमन करेगा। तो सही क्रम क्या हुआ, इसका सही क्रम हुआ सी। तो इसका सही आंसर है सी। पहला स्पष्टीकरण, सेकंड में आपका विश्लेषण, थर्ड है संक्षिप्तीकरण और फोर्थ स्टेज क्या है, निगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, ए पहचानात्मक, बी योगात्मक, सी रचनात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए गणित अधिगम मतलब गणित सीखने का मूल्यांकन कैसे करोगे आप, गणित सीखने की जांच कैसे होना चाहिए। तो देखिए पहचानात्मक मतलब होता है डायग्नोस्टिक, है ना, जो उसके कारण का निदान बोलते हैं ना, उस प्रकार की, मतलब गणित अगर बच्चा सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है और गणित नहीं सीख रहा है तो उसका कारण क्या है, उसकी पहचान करना। दूसरा है योगात्मक, योगात्मक को अंग्रेजी में बोलते हैं समेटिव। तो गणित अधिगम का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, समेटिव भी होना चाहिए। सी रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव। देखिए सीसीई में मूल्यांकन 2 प्रकार से मूल्यांकन की बात कही गई है, फॉर्मेटिव और समेटिव। और अगर बच्चा कोई चीज़ को नहीं सीख पा रहा है उसके लिए क्या कहा गया है कि निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये देखिए इसमें तीनों प्रक्रियाएं जो है सम्मिलित हो गई है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये वही है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है, ए अंग्रेजी का अध्ययन, बी हिंदी का अध्ययन, सी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, डी उपरोक्त सभी। तो किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है, इसका आंसर है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। देखिए अर्थशास्त्र में विभिन्न ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है ना, तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में क्या होता है, गणितीय चिंतन की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। देखिए अब गणित को आपको पढ़ाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है ना, अगर कोई टीचर गणित पढ़ाएगा तो उसके लिए उसके में क्या चीज़ आवश्यक है, तो ये है, देखिए क्या है, गणित की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन ए दिया है।
बी गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, ये भी सही है। सी गणितीय संप्रेषण की क्षमता, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है देखना है। ए अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, तो ये सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर अमूर्त संकल्पना नहीं दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या कर मूर्त वस्तुओं से जो है गणित को सिखाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही नहीं है। सामान्यीकृत मतलब जो जैसे नियम कोई रूल निकला हुआ है उसको प्राथमिक स्तर पर विचार करना चाहिए, तो वो भी नहीं है। सी स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सिखानी चाहिए, मतलब जो सिद्ध करने वाले सवाल है उसको जो है प्राथमिक स्तर पर सिखाना जाना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही सही नहीं है। अगला देखते हैं, कक्षा 1 के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। ए विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, बी संख्याओं की गणना करना, सी संख्याओं का योग करना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए कक्षा जो पहली के छात्र है उसके लिए कौन सी संकल्पना समझना अधिक कठिन है, तो इसका आंसर है संकेतों का उपयोग। ए विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग। बच्चे अगर किसी मतलब बच्चे को गणित में अगर संकेत को समझाने की कोशिश करेंगे कक्षा पहली के छात्रों को, तो जो है वो समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। जबकि संख्याओं की गणना करना है, संख्याओं का योग करना है, अगर उसको वस्तुओं के माध्यम से सिखाया जाए तो इन दोनों को जो है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जल्दी किसको नहीं सीखते हैं, अगर उसको जैसे कि 1 को इस संकेत के रूप में लिखते हैं, 2 को इस संकेत के रूप में लिखते हैं, 50 को इस संकेत के रूप में लिखते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ को समझने में बच्चे को जो है ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि संख्याओं की गणना करना, योग करना वो जो है अपने दिन प्रतिदिन के कामों में भी करते रहते हैं। तो उसको अगर एक दिन भी बताते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बच्चे जो है सीखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना। इसमें जो है ज़्यादा कठिनाई होती है बाकी की अपेक्षा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है। ए समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। बी लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। सी स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा। डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि हमको बच्चों को शेषफल की जो अवधारणा है उसको समझाना है कि शेषफल होता क्या। ठीक है, जैसे भाग देते हैं कोई भी चीज़ को तो शेषफल आता है, तो उस शेषफल को हमको समझाना है, उसके अवधारणा को समझाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या दिए है कि नीचे से चलते हैं हम लोग, सी ऑप्शन को पहले देखते हैं। सी में क्या दिया है, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा। हम लोग क्या करें इसमें कि किसी संख्या को जो है किसी संख्या से भाग देंगे और जो बचेगा उससे जो है शेषफल की संकल्पना को समझाएंगे। तो ये जो है सबसे प्रभावकारी तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या है केवल एक प्रक्रिया को देख रहा है और वो जो है एक प्रकार से जो है रटने के जैसे हो जाएगा। और बी को देखते हैं, लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना, इस माध्यम से भी हम समझा सकते हैं लेकिन ये प्रभावकारी तरीका नहीं होगा। बी क्या है, लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लकड़ी के टुकड़ों को विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये तो भाग का संकल्पना हो जाएगा, है ना, विभाजित करने का संकल्पना हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले एक समान आकार के बहुत सारे घन इकट्ठा कर लिए, अब उसको क्या कर रहे हैं,
अलग अलग समूह बना रहे हैं। जैसे कि पहली बार बनाए, मान लीजिए 3-3 समूह का समूह बनाए, उसके बाद कुछ घन ऐसे बच गए जो समूह नहीं बन पाया, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो है, ये जो समूह नहीं बना, जो घन जितने घन बच गए वो क्या है, शेषफल है। उसी प्रकार फिर से करके बना के देखते कि अब 4-4 का समूह बना लिए घन में, अब उसमें भी जो जिन घनों का समूह नहीं बना वो क्या हो गया, वो शेषफल हो गया। उसी प्रकार से 5-5 का समूह बना लिए, उसके बाद जो घन बच गए 5-5 के समूह बनाए, कुछ मान लीजिए 3 समूह बना, उसके बाद कुछ बच गए, तो वो क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बच्चे को हम समझाएं तो ये जो है सबसे प्रभावकारी तरीका होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। देखिए अन्य से असंबंधित है बोल रहा है, तो क्या क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये संबंधित है। बी, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन। सी, प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना। डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए लगभग तीनों जो है एक ही तरह का है, ठीक है, और उपरोक्त कोई नहीं ये अलग है। तो चूंकि तीनों में समानता है और यहाँ पे और कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या होगा, इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। देखिए ए मूर्त, बी अमूर्त, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना कैसी है, तो देखिए त्रिभुज को हम मूर्त रूप में भी देखते हैं, है ना, और अमूर्त रूप में भी देखते हैं। त्रिभुजाकार होता है, बहुत सारा चीज़ जो है त्रिभुजाकार होता है ना, और अमूर्त भी होता है, जैसे कि समोसा ही त्रिभुज के जैसे रहता है ना। तो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल की संकल्पना है वो कैसा है, मूर्त रूप में भी दिखा सकते हैं और अमूर्त के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला देखिए यहाँ पे ये जो है स्थानीय मान पे है। देखिए 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, ए, यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है। बी, 6 का स्थानीय मान 60 है। सी, 7 का स्थानीय मान 7 है। डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए ये जो है आधारभूत संकल्पना कौन सी नहीं है, तो इसमें समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पहले सी को देखते हैं, 7 का स्थानीय मान 7 है, तो ये जो है आधारभूत संकल्पना है, क्योंकि स्थानीय मान के आधार पर ही संख्या बना रहता है। 6 का स्थानीय मान 60 है, तो ये भी सही है कि 6 जो है दहाई में है ना, और दहाई, इकाई, सैकड़ा, इन्हीं सब चीज़ से क्या होता है, उसका मतलब कोई भी संख्याओं का अवधारणा बनता है। अब देखते हैं तीसरा को, ए को, यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत। तो देखिए प्रतीक या संकेत क्या है, केवल जो चीज़ है ना, उसको दिखाने का एक तरीका है। प्रतीक जो है मूलभूत अवधारणा में नहीं आता है ना। अवधारणा मतलब क्या होता है कि उस वस्तु के बारे में समझ, है ना, वस्तु को दर्शाना उसका मूलभूत अवधारणा नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए, यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है। अगला देखते हैं, कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है। अब देखिए इसमें अमूर्त बोल रहे हैं, कौन ज़्यादा अमूर्त है ना बाकी की अपेक्षा। अब देखते हैं इसमें, ए, ज्यामिति, बी, बीजगणित, सी, संख्यात्मक, डी, सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो देखिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ज्यामिति, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृति वाले वस्तुएं दिखाई दे देती है, तो ये जो है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की होती है। अब देखते हैं संख्यात्मक को, ऑप्शन सी को, संख्यात्मक। तो संख्यात्मक जो है संख्या को भी हम लोग मूर्त के रूप में दिखा सकते हैं कि 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, है ना, तो ये भी ज़्यादा मूर्त नहीं है। अब देखिए बीजगणित, है ना, बीजगणित को हम लोग देखते हैं कि बीजगणित जो है
ज्यामिति और संख्यात्मक, इन दोनों से जो है ज़्यादा अमूर्त है। बीजगणित को बच्चों को समझाना भी रहे तो मूर्त उदाहरण जो है मिलना मतलब थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, तो इसलिए सबसे अधिक अमूर्त कौन से है, ये तीनों संकल्पना में बीजगणित है ना। और सभी समान रूप से अमूर्त दिखा है तो ये सभी समान रूप से अमूर्त नहीं है, बीजगणित ज़्यादा अमूर्त है ना, कंपेयर में ज्यामिति और संख्यात्मक के। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अब इसमें असत्य देखना है। ए, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। बी, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। सी, गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। डी, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो देखिए ये गणित का जो प्रकृति है उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि गणितीय अवधारणाएं कैसी होती है, गणितीय अवधारणाएं ज़्यादातर अमूर्त होती है, तो ये सत्य कथन है। बी देखते हैं, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, तो ये गणित हमें प्रकृति के बारे में नहीं बताती। सी, गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, तो ये भी सही है कि गणितीय जो अवधारणा है उसका एक क्रमबद्ध श्रृंखला होता है। गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। तो इसका इसमें कि पूछा है कि असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए। ए, मूर्त से अमूर्त। बी, अमूर्त से मूर्त। सी, खुला अंत। डी, प्रबोधक फीडबैक। तो देखिए प्राइमरी गणित के लिए कोई भी पाठ्यक्रम में किसको सम्मिलित करना चाहिए, तो देखिए प्राइमरी में हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी में हमेशा गणित को कहाँ से चालू करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर चालू करना चाहिए। मूर्त वस्तु के माध्यम से क्या होना चाहिए, गणित की जो अवधारणाएं हैं उनको समझाना चाहिए। संख्या को भी समझाना रहता है तो हमको क्या करते हैं, पहले वस्तुओं के माध्यम से संख्या को समझाने का चालू करते हैं, है ना। तो ये जो गणित के पाठ्यक्रम में प्राइमरी लेवल के लिए क्या को शामिल करना चाहिए कि मूर्त से अमूर्त को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखिए सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। देखिए ए, आगमन विधि। बी, निगमन विधि। सी, वैज्ञानिक विधि। डी, विशिष्टीकरण विधि। तो देखिए सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना किसमें कौन से में होता है, निगमन में होता है। किसमें होता है, निगमन में होता है। आगमन में क्या होता है, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की तरफ चलते हैं, जबकि निगमन में क्या होता है, सामान्यीकरण से सामान्य एक नियम रहता है उससे क्या होता है, हम उदाहरण की ओर चलते हैं, तो ये जो है निगमन में होता है। अगला देखते हैं, संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए। ए, आकारों। बी, पैटर्न। सी, आंकड़ा परिचालन। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान की समझ पर जोर देना चाहिए, तो हमको आकार पे जोर नहीं देना चाहिए। पैटर्न है, आंकड़ा परिचालन है, उपरोक्त सभी, तो किस पे जोर देना चाहिए हमको, एक पैटर्न की संख्या को किस प्रकार से वो जुड़ रहा है उसके पैटर्न को समझने पे जोर देना चाहिए। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बीएस ब्लूम द्वारा विकसित है ना। निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति बीएस ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है। ए, विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन। बी, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना। सी, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना। डी, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। तो बीएस ब्लूम द्वारा कौन सी सीखने की रणनीति विकसित नहीं की गई है, तो इसका आंसर है डी, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति, ये वही क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। ए, संख्या संक्रियाएं। बी, मापन। सी, अनुमान
डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो है पोग एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो ये जो है उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षण की विशेष योग्यता है, तो इसका आंसर क्या है, ए गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, बी गणित कक्षा संचालन की योग्यता, सी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। गणित शिक्षण के लिए विशेष योग्य क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।